नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल तीर तर्कश। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूं आपकी अदालत में कुछ नए और ज्वलंत मुद्दों के साथ। लेकर आया हूं आपकी बगिया से ही कुछ कांटे कुछ फूल, आप देखेंगे हफ्ता वसूल। पूरी दुनिया जंग में हाहाकार कर रही है। खासतौर पर पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के देश जंग की ज्वाला में जल रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ने जिस तरह मिलकर ईरान पर हमले किए हुए हैं वो चिंता का सबब है। हालांकि ये अकेला युद्ध नहीं चल रहा है, युद्ध दुनिया भर के अलग अलग कोनों में कई चल रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान का छोटा सा युद्ध भी है और रूस और यूक्रेन का पिछले 5 साल से चल रहा युद्ध भी शामिल है। ये देखने वाली बात होती है कि युद्ध से आखिर मिलता क्या है। लेकिन फिलहाल बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के महायुद्ध की, जिसने पूरी दुनिया भर में तेल का संकट खड़ा कर दिया है। हार्मूज जलडमरू मध्य को लेकर दोनों के दावे अलग अलग हैं। जहां अमेरिका कह रहा है किसी भी कीमत पर तेल की सप्लाई रोकने नहीं दी जाएगी, वहीं ईरान का कहना है कि विनाश हो या महानाश हो, लेकिन 1 लीटर तेल भी दुश्मन देशों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। लड़ेंगे आप, विवाद आपके, स्वार्थ पूरे आपके और पूरी दुनिया भुगतेगी आपकी इस जंग का परिणाम। लेकिन एक और खास बात उभर कर ये आई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन भी इस मुद्दे पर करीब करीब चुप है। वैसे तो ये संस्था पहले ही बेजान सी होकर के अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन करके रह गई थी। फिलहाल एक और बात उभर करके सामने आती है। अमेरिका का दावा है, इजराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मार डाला है। पूरी दुनिया यही मान रही है। ईरान ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है और अमेरिका भी इस बारे में आश्वस्त है। लेकिन भारत में रॉ के एजेंट रहे लकी बिस्ट का कहना है कि जहां तक उनको लगता है ईरान ने रणनीतिक दृष्टि से आयतुल्ला खामनेई की मौत की खबर की पुष्टि की है, जबकि वे जिंदा है। हालांकि दूसरा सच ये भी है कि अमेरिका की हजारों धमकियों के बावजूद ईरान ने आयतुल्ला खामनेई के बेटे मुस्तफा अली खामनेई को ही सुप्रीम लीडर चुना है। जहां अमेरिका का कहना है कि जब तक ईरान उसकी सारी शर्तें नहीं मान लेगा तब तक उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पर ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिका की और इजराइल की कोई शर्त मानने वाला नहीं है और वो हथियार डालने नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाड़ी का ये युद्ध बहुत लंबा खींचने जा रहा है। ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा दुनिया भर में उतना ही हाहाकार मचेगा। कई तरीके से ईरान को अंडर एस्टिमेट करने की बात दुनिया भर में फैल रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका ईरान पर हमला करके खुद फंस गया है। लेकिन अमेरिका और इजराइल फंसे या ना फंसे, ईरान तबाह हो या ना हो, लेकिन भारत पर इसका गहरा असर दिखाई देना शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप वैसे भी उनकी बार बार किरकिरी करते रहे हैं, चाहे टैरिफ का मामला हो और या फिर मामला हो भारत का ऑपरेशन सिंदूर रोकने का। यहां पर असर दिखाई देना शुरू हो गया है। भारत में एलपीजी का संकट सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। आपको मैं बता दूं, लगभग 60 से 65% अपनी जरूरतों का एलपीजी भारत उसी क्षेत्र से आयात करता है, यानी जलडमरू मध्य हार्मुज से होकर ये एलपीजी भारत तक पहुंचती है। और यदि ये युद्ध अगले 10 दिन में नहीं रुका तो फिर भारत में एलपीजी और तेल का बड़ा संकट खड़ा होना तय है। इस एलपीजी के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली की सरकार ने कुछ कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। अब आपका घरेलू सिलेंडर 21 दिन में नहीं बल्कि 25 दिन के उपयोग के बाद ही बुक हो पाएगा।
घरेलू सिलेंडर के दाम एक साथ 60 रुपए बढ़ाकर के 8 मार्च को महिला दिवस पर लगता है महिलाओं को मोदी सरकार ने एक बड़ा शपथ लगाया है। बात यहीं पर नहीं रुकने वाली है, हवाई यात्राएं भी महंगी हो गई हैं। एयर इंडिया ने अपने विमानों में ईंधन का सरचार्ज वसूल करना शुरू कर दिया है, जो 300 रुपए से लेकर के 60, 70, 80 और $200 तक भी पहुंच गया है। यानी आप हवा में न रहें, वास्तविकता को समझें और अपनी तेल की जरूरतों के लिए खुद को आत्मनिर्भर बनाने के कदमों को पूरे जी जान से लागू करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो आपके रास्ते में आएंगे केवल शूल शूल शूल। आप देख रहे हैं हफ्ता वसूल। जंग की मार के बाद आइए एक और जहां देश में एलपीजी और तेल का संकट खाड़ी युद्ध की वजह से बढ़ता जा रहा है, वहीं पर संसद में भी गतिरोध जो का त्यों बना हुआ है। बजट का दूसरा सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ रहा है और विपक्ष ने इस बार नई रणनीति अपनाते हुए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा हुआ है। सरकार चाहती है कि पहले उसी पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष दूसरे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अड़ा हुआ है। वजह राजनीतिक है। बड़े तरीके से ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ये जानते हुए भी कि बहुमत विपक्ष के साथ नहीं है और ये अविश्वास प्रस्ताव पास होने नहीं जा रहा है। और ओम बिरला इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी लोकसभा के अध्यक्ष बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर रणनीति क्या है? रणनीति यह है कि जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी, अविश्वास प्रस्ताव के कारण ओम बिरला संसद की बैठकों का अध्यक्ष होने का दायित्व नहीं निभा सकेंगे। वे चर्चा में भाग ले सकते हैं, संसद में बैठ सकते हैं, लेकिन स्पीकर के तौर पर वे कार्य नहीं कर पाएंगे और यही तो विपक्ष चाहता है। उसका आरोप कि ओम बिरला लगातार सरकार के प्रति पक्षपात बरतते हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बार बार टोकते हैं, उन्हें बोलने नहीं देते हैं, विपक्ष की बातों की अनसुनी की जाती है। यदि विपक्ष के नेता किसी पुस्तक का उल्लेख संसद में करते हैं तो इसे असंसदीय या गैर कानूनी बता दिया जाता है, लेकिन जब ऐसी ही पुस्तकों की चर्चा सत्ता पक्ष के नेता यानी नरेंद्र मोदी और दूसरे नेता करते हैं तो फिर इस बात को लोकसभा अध्यक्ष नजरअंदाज कर देते हैं। संसद का रिकॉर्ड बताता है कि विपक्ष इस मामले में गलत नहीं है। संसद यानी लोकसभा का अध्यक्ष होने का मतलब निष्पक्ष होना तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि ओम बिरला ही ऐसा कर रहे हैं। भारतीय संसद में ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई गलत कार्य यदि पहले हुआ है तो आगे भी वह जारी रहना चाहिए। और ओम बिरला ऐसे पहले लोकसभा अध्यक्ष नहीं है जिनके खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 1954 में ही एम.वी. मावलंकर के खिलाफ नेहरू सरकार के टाइम में पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। फिर 1966 में हुकम सिंह जब लोकसभा अध्यक्ष होते थे, उन पर भी पक्षपात का आरोप लगाकर विपक्ष लोकसभा में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। उसके बाद 2007 में बलराम जाखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब ये अलग बात है कि तीनों बार ही लोकसभा में ये अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। लगता है गिरेगा तो इस बार भी, लेकिन विपक्ष अपनी रणनीति के तहत लोकसभा में ज्यादा बोलने का मौका शायद इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पा जाए। यही है राजनीति। जब आपके पास ताकत न हो तो भी आप दिमाग से अपनी जगह बना सकते हैं और बो सकते हैं अपनी राहों में फूल और सरकार की राहों में शूल। देखते रहिए हफ्ता वसूल। एक तरफ जंग छिड़ा है ईरान, इजराइल और अमेरिका का, और दूसरी तरफ बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी चुनावी जंग पूरा हो गया है। वहां जिस प्रकार से जेन जी ने हल्ला बोल करके केपी ओली की सरकार को गिरा दिया था और श्रीमती सुशीला कार्की के नेतृत्व में वहां नए चुनाव हुए, जेन जी का प्रभाव इन इलेक्शनों पर साफ साफ देखा जा सकता है।
नेपाल में कुल मिलाकर 275 संसद की सीटें हैं। इनमें से 165 सीटों पर प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुनाव होता है, जबकि 110 सीटों पर आनुपातिक रूप से वोटों के आधार पर वहां पर प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। इन प्रतिनिधियों में 33% महिलाओं का होना जरूरी है और इसके साथ साथ ही दलित, जनजाति, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के सदस्य भी इस प्रकार से नेपाल की संसद में प्रतिनिधित्व पा जाते हैं। जो चुनाव परिणाम प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो बालेंदु शाह की नवगठित पार्टी है, उसने बाकी सब पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है। 165 सीटों के जो चुनाव हुए, उन 165 सीटों के चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने बालेंदु शाह के नेतृत्व में 125 सीटों पर जीत प्राप्त की थी। यानी 165 में से 83 सीटें चाहिए थी, लेकिन उसके हिस्से में 125 सीटें आई। उसे 48% मत प्राप्त हुए हैं और इसके आधार पर 57 सीटें उसके हिस्से में और आएंगी और इस प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाल की संसद में 182 सीटों की मालिक हो जाएगी। यदि हम गणना करें 275 में से 183 सीट आने पर किसी भी पार्टी को 2/3 बहुमत मिल जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि बालेंदु शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने एक प्रकार से 2/3 बहुमत के साथ संसद में धावा बोला है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा बुरी गत हुई है उन पुरानी पार्टियों की जिनके खिलाफ जेड ने हल्ला बोला था। केपी ओली बालेंदु शाह के खिलाफ 50,000 वोटों से सीट हार गए हैं। गगन थापा के भी हिस्से में हार आई है, लेकिन प्रचंड दहल कमल जीतकर संसद में पहुंच गए हैं। हालांकि उनकी पार्टी को केवल 8 ही सीटें मिली हैं। ओली और दूसरे दलों के साथ गठबंधन के बावजूद उनको भी केवल 9 सीटें ही मिली हैं और यदि उन्हें मिले 16 और 13% मतों की गणना की जाए तो इन दोनों पार्टियों को लगभग 20 से 30 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। और यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो फिर बालेंदु शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। बालेंदु शाह के बारे में आप जानते ही होंगे कि वे अपने समय में प्रसिद्ध रैपर रहे हैं, गायक रहे हैं और उन्होंने जेन जी के विद्रोह के समय अपना खुला समर्थन वहां के छात्रों को दिया था। तो छात्रों ने भी इसका प्रतिदान उन्हें संसद में अधिक से अधिक सीटें देकर दिया है। अब ये बालेंदु शाह के हिस्से में आता है कि वे नेपाल को किस प्रकार से चलाते हैं, कहां लेकर जाते हैं और किस दिशा में लेकर जाते हैं। भारत भी पूरे घटनाक्रम पर तीखी नजर, गहरी नजर बनाए हुए है। पिछले दिनों में जिस प्रकार से नेपाल में चीन का दबदबा और रुतबा बढ़ा, उससे भारत के माथे पर चिंता की लकीरें उभर कर आई थी। अब देखना है कि बालेंदु शाह भी केपी ओली और प्रचंड दहल कमल के रास्ते पर चलते हुए चीन की ओर जाएंगे या फिर लौटकर आएंगे भारत की तरफ। यदि वो लौटकर आते हैं तो हम उनके रास्ते में बिछाएंगे फूल, नहीं तो हमारे सीने में चलते रहेंगे सूल। आप देख रहे हैं हफ्ता वसूल। ये जीवन एक जंग है, एक खेल भी है और खेल की जब बात करते हैं तो इसी हफ्ते भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप 2026 में तीसरी बार ट्रॉफी जीतकर नया इतिहास रच दिया है। लगातार दूसरी बार विजय प्राप्त करने वाली ये टीम दुनिया की पहली टीम है। यदि हम इस जीत की बात करें तो देश में चारों ओर जश्न का माहौल होना वाजिब है, बनता है। जिस तरीके से भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से बुरी तरीके से परास्त किया, उसके लिए टीम पूरी प्रशंसा की हकदार है। लेकिन ये भारत है और इस भारत में हर तरीके की आवाजें सुनाई देती हैं। तो जैसे ही सूर्य कुमार उस ट्रॉफी को लेकर एक मंदिर में पहुंचे तो नेता के रूप में कीर्ति आजाद ने उनकी निंदा कर दी और उन्होंने 1983 के उस कप की याद दिलाई जब टीम में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग हुआ करते थे और ये ट्रॉफी अगर जाती तो फिर केवल मंदिर में क्यों जाती। उनके अनुसार सर्वधर्म समभाव की बात के चलते हुए मंदिर में इस ट्रॉफी को ले जाना बहुत गलत है। दूसरी ओर
दूसरे पक्ष के लोग कह रहे हैं भारत अब करीब करीब हिंदू राष्ट्र बन चुका है, सूर्य कुमार हिंदू है, टीम के सारे खिलाड़ी हिंदू है, तो फिर ट्रॉफी मंदिर में ही तो जाएगी। इस पर तय करना है हमें, आपको और देश को कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। हालांकि जब गलत की बात आती है तो अच्छे प्रदर्शन के बावजूद अर्शदीप सिंह के ऊपर 15% की मैच फीस का जुर्माना भी लगा दिया गया है। उनका कसूर यह था कि मैच के दौरान जब न्यूजीलैंड के कप्तान बैटिंग कर रहे थे तो उनका थ्रो जाकर उनको लगा, और हालांकि इसके लिए उन्होंने जाकर के सेंटनर से माफी भी मांगी और उन्होंने माफ भी कर दिया था, लेकिन नियमों के चलते हुए अर्शदीप सिंह को 15% का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये फूल नहीं शूल मिले अर्शदीप सिंह। यदि हम भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो संजू सैमसन ने मैच भले ही केवल 5 खेले हो, लेकिन 321 रन बनाकर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने में कामयाब रहे। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती दोनों ने 14 विकेट लिए, लेकिन बुमराह का बम लोगों को ज्यादा पसंद आया, आईसीसी को ज्यादा पसंद आया और उन्हें मैन ऑफ द मैच फाइनल में घोषित किया गया। जब जीत आती है तो जीत के साथ आते हैं फूल और साथ ही साथ आता है धन। तो भारतीय टीम के हिस्से में बड़ी सारी राशि इस जीत के बाद आई। इस जीत के अनुसार भारतीय टीम को $3 मिलियन, जो लगभग 27 करोड़ 48 लाख रुपए बैठते हैं, जीत के पुरस्कार के रूप में दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने अपनी टीम को जीतने के लिए 1 अरब 31 करोड़ रुपए का बोनस भी दिया है। संजू सैमसन भी लगभग 7 करोड़ रुपए लेकर मालामाल हो गए हैं। तो खिलाड़ी तो हो रहे हैं मालामाल, लेकिन खेल का आगे क्या होगा हाल? रास्ते में आएंगे फूल या फिर मिलेंगे शूल? आप देख रहे हैं हफ्ता वसूल। और जब बात हफ्ता वसूल की करते हैं तो इसके आखिरी सेगमेंट में हम बात करते हैं फिल्मों की। अभी कुछ दिनों पहले तक सेल्यूलाइड यानी कि स्क्रीन पर धुरंधर का रुतबा था। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस धुरंधर ने किया, लेकिन इस हफ्ते या कहिए पिछले 10 दिन में सबसे ज्यादा बिजनेस जिस फिल्म ने किया उस फिल्म का नाम है रोमियो। रोमांटिक किस्म की इस फिल्म ने 70 करोड़ रुपए का बिजनेस पिछले हफ्ते किया। ये शाहिद कपूर, परेश रावल और पंकज त्रिपाठी के साथ साथ तृप्ति डिमरी की फिल्म है। भले ही इसने 70 करोड़ रुपए हासिल किए, लेकिन इस फिल्म की लागत थी लगभग 150 करोड़ रुपए। इसीलिए इस फिल्म को पछाड़कर केरला स्टोरी 2 पहले स्थान पर आती है। केरला स्टोरी 2 जो कि राजनीतिक एवं सामाजिक पिक्चर है, एक ऐसी फिल्म है जो राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को उठाती है। किस तरीके से स्त्रियों को विदेशों में जाकर बेच दिया जाता है, और लगभग 29 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने पहले 10 दिन में अपनी लागत पूरी कर ली है, यानी 30 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस इसने कर लिया है। इस हफ्ते की सुपरहिट या कहिए सबसे बड़ी फिल्म के रूप में उभर कर आई है। मैं बता दूं, ये फिल्म है मुख्य रूप से उल्का गुप्ता, योगिता बिहानी और साथ ही साथ सोनिया बाली की। सिद्धार्थ कन्नन ने भी इसमें सहायक भूमिका निभाई है। तो कम बजट की ये फिल्में उगा रही हैं सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल, हटा रही हैं रास्ते के शूल। आप देख रहे हैं हफ्ता वसूल। दोस्तों, पिछले लगभग 1 साल से, हालांकि अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, आपका प्यार लगातार चैनल तीर तक को मिल रहा है, लेकिन अभी भी हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत कम है। लाइक्स आते हैं, व्यूज आते हैं, तो आपसे ये भी निवेदन, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें बताते रहिए आप हमसे चाहते हैं क्या, जिससे हम आपके लिए लेकर आते रहें अलग अलग मुद्दों पर अच्छी से अच्छी स्टोरी, और आगे बढ़ता रहे तीर तर्कस का चैनल। इसके लिए जरूरत है आपके सहयोग की।